हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। जो लोग चैनल पर लाइव हैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो, ये आपकी क्लास है। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम पर्पस से मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी और फ़िलहाल आप ये क्लास कर रहे हो टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, जीआईसी की, जो कि अभी आपका टीजीटी पीजीटी और जीआईसी का एग्ज़ाम मई में और जून में लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, डीएसएसबी की, केवीएस एनवीएस की, लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की, एनटीए यूजीसी नेट की, जेआरएफ की या फिर सेट की, तो ये आपके लिए है। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो स्पेशली ये क्लास आपके लिए ही है। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो ये आपके लिए ही क्लास है, ठीक है। तो मैंने ये जो क्लास शुरू करी स्पेशली आपकी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए शुरू करी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए यूज़फुल क्लास है, ठीक है। अब मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि अगर आप क्लास में नए हैं तो आपको क्लास के बारे में नहीं पता होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको ये क्लास ऐसे स्टार्ट करी है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो टॉपिक हमने सबसे पहले कवर किया है, और फिर धीरे धीरे करके उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे करके हम टॉपिक्स को कर रहे हैं। यानी कि जिससे क्वेश्चन कम आते हैं वो बाद में आएंगे टॉपिक आपके बाद एक के बाद एक, और जिसमें सबसे ज़्यादा आते हैं वो पहले टॉपिक्स रहेंगे। तो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे वो टॉपिक मैंने आपको फिनिश करा दिया, और वो टॉपिक था आपका राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने सारे आंदोलन कंप्लीट करे थे। और वो आपकी 500 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें हमने 6 क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, आपको ये पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ आपको कि हम डेली 100 प्रश्न करते हैं। और जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से मैं आपका जो थंबनेल होता है वो मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ कि इसमें इतने क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि कितनी क्लासेस इसमें होंगी। जैसे कि दिल्ली सल्तनत है तो इसमें 400 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, तो यानी हमारे 5 क्लासेस इसमें होंगी। 100 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं 4 क्लास में भी कवर करा दूं, और वैसे तो 5 क्लास में कवर कराऊंगी, क्योंकि इसमें 488 के आसपास क्वेश्चंस हैं। और जितने भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिन जिन एग्जाम्स में टीजीटी पीजीटी हो गया, जीडीसी हो गया, आपका एलटी ग्रेड हो गया, आपके अलग स्टेट्स में जो पूछे गए हैं, ठीक है, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में जो पूछे गए हैं, है ना, प्रवक्ता में, जीआईसी लेक्चरर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हम स्पेशली टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के लिए तो कर ही रहे हैं, ये तो सारे टॉपिक कवर होंगे, इसकी चिंता मत करिएगा। तो मैं आपको अब तक 3 टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, चौथा टॉपिक आपका ये शुरू होगा। तो मैंने आपको बताया, पहला टॉपिक हमने राष्ट्रीय आंदोलन किया, दूसरा टॉपिक हमने किया था मध्यकालीन संस्कृति का, जिसमें हमने स्थापत्य साहित्य कंप्लीट किया, वो भी आपका 5 या 6 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हमने किया था मुगल वंश का, जो अभी ख़त्म हुआ है आपका कल, इसमें भी हमने 5 क्लासेस कंप्लीट करी हैं। मुगल वंश, जिसमें हमने पूरा मुगल वंश कंप्लीट किया, उसका साम्राज्य पतन भी कंप्लीट किया, राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास भी उसमें कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आज से शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हो। राजनीतिक इसमें पढ़ेंगे, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में के क्वेश्चन सारे करेंगे, इल्तुतमिश को करेंगे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण और सैयद और लोधी वंश। जैसा कि आपका टॉपिक में दिया होता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, है ना, टीजीटी में भी दिया होता है आपका, और अब पीजीटी में भी दिया होता है कि हमें कौन कौन से इसमें जो है ना पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इसमें कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो जो जो मतलब मैं अंदर बता रही हूँ कब कि जो आपका जीआईसी और टीजीटी पीजीटी में जो सिलेबस के अंदर भी जो चीज़ें दी हैं ना, उससे तो हम इतना कंप्लीट करेंगे, तो हम पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हम 4 से 5 क्लासेस में इसको ख़त्म कर लें। मैं ख़त्म ही कर लूँगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम डेली करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बातें हो गई, इसके बारे में बता दिया, काफ़ी समय ले लिया है, और चूँकि पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा क्लास भी बड़ी हो जाती है आपकी। तो आप 2x स्पीड पर देखो और आराम से लेकिन क्लास को कर लो। और जब तक हमारा मई में एग्ज़ाम आएगा जीआईसी और टीजीटी पीजीटी वाला, तब तक हम जो है ना पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे,
ऐसा मेरा मानना है। तो अभी मैं 100 क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर लगेगा मुझे कि नहीं कवर हो पा रहा है तो फिर हम 500 क्वेश्चन प्रश्न पूरे एक बार में एक टॉपिक भी कवर कर लेंगे, और नहीं तो 200 या 300 क्वेश्चन ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा वाले हैं वो तो मैं जल्दी जल्दी करा ही दे रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है, जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराती थी, जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, वो सारा आपको ईजिली मिल सके। तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज से अपना दिल्ली सल्तनत। तो हम 100 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने नहीं लिखी थी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने यहाँ पर फुतूहते फिरोज शाही नहीं लिखी है, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की है, हसरतनामा जियाउद्दीन बर्नी का है, और फतवाए जहांदारी भी है, ठीक है। तो फुतूहते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जिसके लेखन का कार्य स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जिसका उद्देश्य अपने आप को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना था। इसमें इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों और नीतियों के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अन्य सभी रचनाएं जो है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ठक्कर फेरू टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे। तो ठक्कर फेरू जो है वो टकसाल के प्रमुख ज्ञाता थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठक्कर फेरूमल एक भारतीय गणितज्ञ थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में इन्हें सिक्कों, धातुओं एवं रत्न विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इन्होंने गणित एवं मुद्रा तथा रत्नों पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना किया था, और इनका प्रमुख ग्रंथ है गणित सर कौमुदी। क्या है? गणित सार कौमुदी। सॉरी, याद करते हुए चलना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कराने का यही एक रीज़न भी है डिस्क्रिप्शन, कि हम जो है ना सारी चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला है आपका खरीदादार। तो खरीदादार जो होता है वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। चौधरी जो होता है वो परगने का मुख्य अधिकारी होता है। जहादारी जो होता है वो होता है राज्य व्यवस्था से, ठीक है। और पायक जो होता है वो होता है पैदल सैनिक। यहाँ पे घुड़सवार सैनिक दिया है, ये पैदल सैनिक होता है। पायक पायक क्या होता है? पैदल सैनिक होता है, ठीक है। ये गड़बड़ था आपका, ठीक है। और जो घुड़सवार सैनिक जो होता है वो वारीगर या सिलेदार कहलाता है, ठीक है। घुड़सवार सैनिक जो होते हैं घुड़सवार सैनिक जो होते हैं वो वारगीर कहलाते हैं, या फिर आपके कहलाते हैं सिलेदार। क्या कहलाते हैं? सिलेदार, ठीक है, ये कहलाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पे लिखा है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान आपकी फिरोज शाह तुगलक की है। दीवाने बंदगान किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की। दीवाने कोही किसने लिखी है? तो दीवाने कोही लिखी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज लिखी है गयासुद्दीन बलबन ने। और सराय अदल के हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। ये देखो, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज गयासुद्दीन बलबन, और सराय अदल है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये तुर्कों के द्वारा निर्मित पहली मस्जिद थी। हाँ, तो नहीं, ये तुर्कों के द्वारा निर्मित पहली मस्जिद नहीं थी, ठीक है। दूसरा है, इसके गुंबद पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी नाम अंकित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके मेहराब पर लगे अभिलेख में इसके निर्माण के निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है, ये भी सही है। झाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख में इसके निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया, ये भी आपका राइट है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में आपका बी, सी और डी जो है वो राइट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया गया था। ये मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पे बनवाया गया था। इस मस्जिद में 7 मेहराब और 70 स्तंभ है। इस मस्जिद के गुंबद पर लिखे अभिलेख पर सुपरवाइजर के रूप में अबू बकर इब्न अहमद खालू अल हरावी का तथा मेहराब पर लिखे अभिलेख पर निरीक्षक के रूप में अहमद इब्न मोहम्मद अल आरिद के नाम का उल्लेख है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में जाली के केंद्रीय मेहराब पर अंकित अभिलेख है। इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को दिया गया। जबकि भारत में तुर्कों के द्वारा निर्मित जो पहली मस्जिद है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकी कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ निम्नलिखित में से किस फारसी कृति में मिलता है? तो ये मिलता है जवामी उल हिकायत में। किसमें मिलता है? जवामी उल हिकायत में मिलता है। चुंबकी कुतुबनुमा मैग्नेटिक कंपास का सर्वप्रथम संदर्भ जिहारुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ जवामी उल हिकायत या लावामी उल रिवायत में मिलता है। मोहम्मद औफी तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 तक शासन करता है, के शासनकाल के दौरान रहते थे। इसकी पुस्तक में यंत्र उपकरणों साथ ही खोजी गई जानकारियों के बारे में भी विवरण मिलता है। ये पुस्तक उनके मंत्री निज़ाम अल को समर्पित है। आदाब उल हर्ब व सुजात नामक ग्रंथ की रचना फ़क्र ए मुदब्बिर ने किया। फुतूत उस सलातीन नामक पुस्तक के रचनाकार हैं मलिक इसामी। मिफ्ताह उल फुजुला मांडू मालवा सल्तनत से प्राप्त हुई दुर्लभ शब्दों के संग्रह और चित्रकला से संबंधित पांडुलिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण और संबंधित दिल्ली सुल्तान का शासनकाल। तो मंगोल आक्रमण देखते हैं। तैर बहादुर जो है वो मुइजुद्दीन बहरम शाह के समय पे, शासनकाल के समय पे मंगोल आक्रमण हुआ था। तैर बहादुर मुइजुद्दीन बहराम शाह में। ठीक है। दूसरा है आपका तरमाशिरीन। तो तरमाशिरीन जो है वो मोहम्मद तुगलक के टाइम पर हुए। सीर मुगल जो मुगल आक्रमण हुआ था वो गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पर हुआ। और कुतलग ख्वाजा मुगल आक्रमण मुइजुद्दीन, मैंने गड़बड़ मिला दिया क्या? नहीं, सही है। कुतलग ख्वाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से है। ठीक है, ये सही है। हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या परियोजनाओं को कालक्रमानुसार रखें। तो देखो, सांकेतिक मुद्रा जो आई थी वो आपकी 1329 से लेकर 1330 की बात है। सांकेतिक मुद्रा आपकी 1329 से लेकर 1330 के बीच में। खुरासान अभियान जो हुआ था वो 1332 से लेकर आपका 1334 तक हुआ है। ठीक है। राजधानी परिवर्तन जो हुआ वो 1326 में हुआ से 27 तक। ठीक है। और कराचील अभियान जो हुआ है वो 1337 से हुआ आपका 1338 तक। ठीक है। तो अब देख लो भैया क्या आएगा पहले। तो पहले आ जाएगा 26 यानी कि राजधानी परिवर्तन, तो हो जाएगा सी। तो सी तो भैया 2 में दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा राजधानी परिवर्तन के बाद सांकेतिक मुद्रा आएगी। ठीक है, यानी सी के बाद आएगा ए। ठीक, यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका हुआ है खुरासान अभियान बी। तो ये वाला ऑप्शन होगा CABD। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिल्ली। अच्छा, जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ मैं बता दूंगी, थोड़ा ये पिक में प्रॉब्लम हुआ है। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? पहला, दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय किया। उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, उसने लोगों से कहा कि यदि वो उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती तो उसे गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया। ये भी बात सही है।
तीसरी बात है कि ये एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है, ये भी सही है। तो आपके तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक शासन करती है, पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। उत्तराधिकार के प्रश्न पर इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। रजिया ने पर्दा त्याग दिया, पुरुषों के समान खूबा यानी कि कोट और कुला यानी कि टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। मिन्हास कहते हैं कि 3 वर्ष 6 मास और 6 दिन में इसने 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन का शासन किया। सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी। वो बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त, प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्ट प्रजापालक और अपनी सेनाओं की नेता थी। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, सिवाय नारित्व के। इसी कारण मर्दों की दृष्टि में सब गुण बेकार था। रजिया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना जनता अधिकारियों का सहयोग था। उसने जुमा यानी कि शुक्रवार की नमाज में लाल वस्त्र यानी कि न्याय मांगने का प्रतीक था धारण करके जनता से सहयोग मांगा था तथा उसने कहा कि यदि मैं उनके जनता के उम्मीदों को नहीं पूरा करती तो मुझे निसंकोच दिल्ली की गद्दी से उतार दे। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा यानी कि अस्थायी रूप दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में बरीदे मुमालिक अधिकारी था। तो बरीदे मुमालिक जो होता था वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दिल्ली सल्तनत में दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था, ठीक है। दीवाने बरीद क्या था? गुप्तचर विभाग था। और इसका अध्यक्ष जो है वो बरीदे मुमालिक कहलाता था। ये राज्य का प्रमुख समाचार लेखक भी था। इसके अधीन गुप्तचर, संदेशवाहक और डाक चौकियां होती थी। इसके अंतर्गत अनेक बरीद शहरों, बाजारों एवं प्रत्येक आबादी वाले स्थानों पर नियुक्त थे। वे गुप्त सूचनाएं बरीदे मुमालिक को भेजते थे, जिससे वो सुल्तान की सेवा में प्रेषित करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने यह काम किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी अप्रैल 1316 में गद्दी पर बैठा। वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार किया। उसने अल इमाम उल इमाम और खलीफा उल ला की उपाधि धारण करी, ठीक है। किसकी? अल इमाम उल इमाम की उपाधि और खलीफत उल्लाह की उपाधि धारण की। वो अपने योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, ठीक है। नेक्स्ट है, तारीखे मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो तारीखे मुबारक शाही का लेखक था याया बिन अहमद सरहिंदी। तारीखे मुबारक शाही का लेखक याया बिन अहमद सरहिंदी है। तारीखे मुबारक शाही की रचना याया बिन अहमद ने सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के संरक्षण में की थी। ये ग्रंथ सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है। याया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का समकालीन था। उसने ये ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो अभी हमने पढ़ा था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो भारत की प्रथम तुर्की मस्जिद थी, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित हिंदू मुस्लिम शैली का निर्मित प्रथम भवन है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। इस मस्जिद के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण जैन मंदिर के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। पहले यहाँ एक वैष्णव मंदिर था और ऋषि विष्णु मंदिर को तोड़कर ऐबक ने दिल्ली और भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में चहलगनी के सदस्य संबंधित थे तुर्क से, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार के बाद इल्तुतमिश ने उसे संगठित करने का प्रयास किया। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्काने चहलगानी का गठन किया। इल्तुतमिश ने मुइज्जी तथा कुतुबी अमीरों के वर्चस्व से मुक्ति पाने के लिए तथा प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीनतम शासक वर्ग का गठन किया, जिसमें 2 प्रमुख दल थे, तुर्कदास, ताजिक। चहलगानी में सर्वाधिक संख्या तुर्क की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता है। तो मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था महालेखाकार के नाम से, ठीक है। ये आपका यूपी पीजीटी में क्वेश्चन आया है। तो वजीर के अधीन अनेक कर्मचारी होते थे जिनमें नायाब वजीर, मुशर्रिफ ए मुमालिक और मुस्तौफी ए मुमालिक को विशेष महत्व प्राप्त था। नायाब वजीर से निम्न श्रेणी पद पर मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था। दीवाने विजारत विभाग में लेखा परीक्षा अनुभाग का संचालन मुशर्रिफ ए मुमालिक एवं मुस्तौफी ए मुमालिक नामक अधिकारियों के द्वारा होता था। नेक्स्ट है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है, तो वो है जन्नत खान मस्जिद।
मस्जिद। जन्नत खान या जमायत खान मस्जिद भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरबार के समीप करवाया था। पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो ठगों का दमन करने वाला था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था। वो रक्तपात से घृणा करता था। जलालुद्दीन पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। चोरों और ठगों के विषय में भी जलालुद्दीन ने अपनी उदार नीति का ही परिचय दिया। चोरी, लूटमार, डकैती और हत्या करने वाले लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए। सुल्तान ने उन्हें दंडित नहीं किया बल्कि एक नाव में बिठाकर बंगाल की ओर रवाना कर दिया। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो किलोखरी को अपनी राजधानी जलालुद्दीन फिरोज ने बनाया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की। इस वंश में कुल 4 शासक हुए जो 30 वर्ष तक शासन किए। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का तुर्क था जिसका राज्यारोहण 13 जून 1290 को कैकुबाद के द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी कीलीगुड़ के महल में हुआ था। कीलूगढ़ के उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया और उसने 1 वर्ष तक वहीं रहने का निश्चय किया क्योंकि दिल्ली की जनता इलबारी तुर्कों के शासन की 80 वर्षों से अभ्यस्त हो चुकी थी। अतः वो एकाएक जलालुद्दीन के शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो बताओ, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से भारत आया था। इब्न बतूता का मूल नाम था शेख फतू अबू अब्दुल्ला जो मोरक्को यानी कि उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में वो भारत आया। 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा वो 10 वर्षों तक इस पद पर रहा। कालांतर में उसके विरुद्ध कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी के आरोप लगे जिसके कारण सुल्तान उसे अप्रसन्न होकर कारागार में डाल दिया था किंतु बाद में रिहा कर दिया। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा परंतु रास्ते में जहाज खराब हो जाने के कारण बुच रास्ते से ही वापस लौट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है, क्या कहलाती थी? फवाजिल। ठीक है, तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ इक्तादारों के द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। सल्तनत काल में प्रत्येक इक्तादार को कुछ भूभाग आवंटित की जाती थी। इसे क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। इस भूभाग से होने वाली आय से इक्तादार अपना वेतन और सेना पर होने वाले खर्च पर व्यय करता था। इस खर्च के अतिरिक्त जो रकम शेष बचती थी उसे फवाजिल कहा जाता था जिसे सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, हक के शर्ब यानी कि हाबे शर्ब जो कि सिंचाई कर कहलाता था, ये कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इस कर की दर कुल उपज की 10% रखी गई और इस कर से फिरोज शाह तुगलक को 2 लाख टन का वार्षिक आय प्राप्त होती थी। वो इसे धार्मिक व्यक्तियों और विद्वानों के बीच दान के रूप में बांट देता था। विशेष तथ्य ये है, फरिश्ता के अनुसार जहां पर नहरें नहीं थी वहां फिरोज ने बांध बनवाकर 30 विशाल जलाशयों का निर्माण करवाया। अफीक के अनुसार सुल्तान ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 7 बांधों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चराई कर लगाया? तो चराई कर लगाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के अतिरिक्त सर्वप्रथम चराई कर लगाया। चराई कर यानी कि चरी कर सभी दुधारू पशुओं गाय, बकरी, भैंस, भेड़ आदि पर कर था। अब इसका विशेष तथ्य ये है कि फरिश्ता के अनुसार साधारण किसान यानी कि बलाहार और मुकद्दम के लिए मवेशियों की निम्नलिखित संख्या निश्चित की गई। खेती के लिए 2 जोड़ी बैल, 2 गायें, 1 जोड़ी भैंस और 10 बकरियां अर्थात ये कर से
मुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम निम्नलिखित में से किसके द्वारा उठाया गया? तो ये गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा उठाया गया था। बर्नी इस संबंध में विवरण देता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की पैमाइश व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जोत में आने वाले क्षेत्र के अनुसार किसान को राज्य का हिस्सा देना पड़ता था, को त्याग दिया तथा नस्क के हुक्म ए हासिल यानी कि जमीन की पैदावार को मोटे तौर पर आंकना और बटाई प्रणाली को पुनः शुरू किया। उसने खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम उठाया, जिसे किसानों को राहत देने वाला उपक्रम माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू करी? तो ये शुरू करी थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, सिक्कों पर टकसाल का नाम जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू किया। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्कों पर टकसाल यानी कि जिस शहर में वे ढाले जाते थे का नाम उत्कीर्ण करवाने की परंपरा प्रारंभ की। सर्वप्रथम 1219 में चांदी के टके पर उसके एक सिक्के पर टकसाल का नाम बिलाल हिंद मिलता है। विशेष तथ्य देख लेते हैं। बलबन के अनुसार सुल्तानपुर व फकराबाद में नए टकसाल गृह खुलवाए गए। अलाउद्दीन के स्वर्ण सिक्कों का भार 167 से 170 ग्रेन है। ये दिल्ली और देवगिरी से निर्गित किए गए हैं। ठीक है, इन सिक्कों पर अंकित अनुश्रुति भी पूर्व के सिक्कों से भिन्न है व इनमें एक और अल सुल्तान अल आजम अलाउद्दीन वाल दीन अबू अल मुजफ्फर मोहम्मद शाह और सुल्तान खिलाफते नासिर आमिर मुमेमिन तथा दूसरी ओर सिकंदर सानी यामिन अल दूसरा सिकंदर के साथ टकसाल का नाम और तिथि अंकित है। इस प्रकार उसने अपने सिक्कों पर से खलीफा का नाम भी हटा दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक के समय सर्वाधिक टकसाल ग्रहों से सिक्के निर्गित किए गए, यथा दिल्ली, थार, रणथंभौर, लखनौती, सतगांव, सुल्तानपुर, मुल्क के तिलंग, तुगलकपुर, तिरहुत और दौलताबाद आदि है। नेक्स्ट है, सुल्तानगढ़ी मकबरा था। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा किसका था? सुल्तानगढ़ी मकबरा था नसीरुद्दीन महमूद का। सुल्तानगढ़ी मकबरा ये इल्तुतमिश के पुत्र, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा 1231 में निर्मित है, जो कि कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो दिए हुए हैं, मसूद शाह और बहराम शाह। तो मसूद शाह का जो कालक्रम है वो मैं बता देती हूँ, 1242 से लेकर के 1246 तक मसूद शाह रहते हैं। बहराम शाह रहते हैं 1240 से 1242 तक। ठीक है, तो ये दोनों तो आगे पीछे हो गए, यानी पहले बहराम शाह आएगा, उसके बाद जाएंगे 2 पहले आएगा फिर 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब आगे देखते हैं और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ दिया है रुकुतुद्दीन फिरोज और नासिरुद्दीन महमूद। तो रुकुतुद्दीन जो फिरोज हैं वो अप्रैल या मई में 1236 से लेकर के नवंबर 1236 तक ये रहते हैं। ठीक है, और नासिरुद्दीन जो महमूद है वो 1246 से रहते हैं 1265 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ऐसा जाएगा, पहले आएगा 1236 वाला, है ना, यानी 3 नंबर, फिर 2 और 1 हम उधर देख चुके हैं, है ना, तो 3, 2, 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने शाही पुस्तकालय यानी कि किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र और कुतुबनुमा पर अनेक किताबें जमा कर रखी थी और जो चाहता था कि उनका उपयोग जो भी इच्छुक हो वे सभी कर सकें? तो बताओ वो कौन था? तो वो था आपका फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है, तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपने शाही पुस्तकालय किताब खाना एक खास में खगोल शास्त्र, दर्शन, कुतुबनुमा आदि विषय से संबंधित किताबें जमा कर रखी थी, जो सभी के लिए सर्वसुलभ थी। जो भी व्यक्ति चाहे उसका उपयोग कर सकता था। इसके समय संस्कृत से फारसी में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था दलायत ए फिरोज शाही। फारसी भाषा में इसका अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक विद्वान ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं अपनी
आत्मकथा लिखी है, क्या नाम है? फुतूहते फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तो ये उच्च वंशी और गैर तुर्की विदेशी कहलाते थे। कौन? ताजिक। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अमीरों के प्रभाव से मुक्ति पाने और अपने प्रशासनिक कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए दो नवीन शासक वर्ग को स्थापित किया, ताजिक और तुर्क गुलाम। इसमें ताजिक एक उच्च वंशी गैर तुर्की विदेशी थे। ये लोग सुरक्षा और जीविका की खोज में भारत आए थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री निजामुल जुनैदी और इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में ही शामिल थे। इल्तुतमिश के समय तक तुर्क गुलाम शमसी गुलाम स्वामी भक्त थे। इसकी मृत्यु के बाद तुर्की दास तुर्की गुलाम अधिकारी अपने को सुल्तान का दास कहने लगे। तुर्की गुलाम के इसी वर्ग से इल्तुतमिश ने चालीसा दल बनाया था। तुर्की गुलाम की नियुक्ति प्रशासनिक और सैनिक के महत्वपूर्ण पदों पर होती थी। वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी रियाया को अपने इस निश्चय से आश्वस्त किया कि वो अपने पिता के ही कदमों पर चलेगा और ये घोषणा की कि मेरे राज्य की सीमा के भीतर मौजूद प्रत्येक बुजुर्ग शख्स मेरे पिता के समान है और हर नौजवान मेरे भाई के समान प्यार और स्नेह का हकदार होगा? तो ये कथन था मोहम्मद तुगलक का। किसका था? मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, तो 1325 में मोहम्मद तुगलक उलूग खान ने अपने पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा। राज्यारोहण के बाद 40 दिन तक वो तुगलकाबाद में रहा और उसके बाद दिल्ली में प्रवेश किया। इन्होंने अपनी रियाया यानी प्रजा को सोने और चांदी के सिक्के बांटे, अमीरों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इसामी के अनुसार सत्ता प्राप्ति के बाद उसने घोषणा की कि मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरे साम्राज्य का प्रत्येक वृद्ध पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक यानी कि हर नौजवान बहराम खां के समान मेरा भाई है। राजमुंदरी अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है। किसमें कहा है? राजमुंदरी अभिलेख में। मोहम्मद तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। वो होली में भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। इब्न बतूता और बर्नी अपनी रचनाओं में उसकी नीतियों का वर्णन किया है। बलबन, रक्त और लौ की नीति धारण करने वाला पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण, निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाना, साम्राज्यवाद और राजहित की प्राथमिकताएं दी थी। सिकंदर लोदी ने अफगान भ्रातृत्ववाद की जगह तुर्की राज्य से प्रभावित था। वो कहता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा दूं तब मेरे आदेश से सरदार उसे कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। नेक्स्ट है वो सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। तो लाल बख्श कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो है वो सुल्तान रहता है। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। वो एक गुलाम था जिसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। वो अपनी योग्यता, कुशलता, नेतृत्व से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के उपरांत मोहम्मद गोरी के द्वारा भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त हुआ। हसन निजामी और फक्र-ए-मुदब्बिर जैसे विद्वान उसके दरबार में आश्रय पाते थे। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक उसने मस्जिद बनवाई। मुसलमान लेखकों ने उसकी उदारता के कारण उसे लाल बख्श कहा था और सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण उसे कुरान खा कहा गया। तबकाते नासरी का लेखक मिनाद उस सिराज ने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू कराया, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1232 के ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया। इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त किसका नाम उत्कीर्ण था? तो इसमें इल्तुतमिश के अतिरिक्त रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण था। ठीक है, तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहता है। ये इल्बारी जनजाति का तुर्क था। वो ऐबक का दास था। तुर्क अमीरों और सैनिक अधिकारियों ने इसे दिल्ली सल्तनत पर बैठाया। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर बिल्लाह से खिलअत वैधानिक स्वीकृति और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 1231 में ग्वालियर का इसने घेरा डाला और 1 वर्ष की कठिन संघर्ष के बाद विजय कर लिया और इस अभियान की विजय की स्मृति में सिक्का जारी किया जिसमें
इल्तुतमिश और उसकी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान का नाम उत्कीर्ण करवाया, जो कि उम्मतुल निस्वा के नाम से सिक्कों पर अंकित करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी का टक्का 175 ग्रेन था, उस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण था। आर.पी. त्रिपाठी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतीक्षाया है। ये सही है। बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। रॉन्ग। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया। ये भी हाँ ये सही है, सॉरी ये वाला सही है, बार बार उसने रेखांकित किया है। ठीक है। बलबन का विचार था कि ईरानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए और सी आपका सही होगा। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश यानी कि मामलूक वंश का शासक था। इसका राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था, जो कि निरंकुश राजत्व की नींव रखी। राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने के लिए राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबते खुदाई माना और मान मर्यादा की दृष्टि से वो केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले इलाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसका हृदय दैवी प्रेरणा व क्रांति का भंडार है। ईश्वर उसे राजसी दायित्व की पूर्ति के लिए प्रेरित और निर्देशित करता है। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के सहनामा में वर्णित तुर्की पौराणिक वीर अफरासियाब का वंशज बताया। कुलहीन व्यक्तियों से न वो व्यक्तिगत संपर्क रखता था, न ही उन्हें कोई पद देता था। उसने कहा, जब मैं किसी तुच्छ परिवार का व्यक्ति देखता हूँ तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। उसने सिजदा तथा पायबोस जो फारसी परंपरा थी उसे प्रचलित करवाया। नेक्स्ट है, इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए। तो वो सुल्तान था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था, उसकी प्रसिद्ध रचना है यात्रा वृतांत किताबुल रहला, जो अरबी भाषा में लिखा है। उसने 1325 से यात्रा शुरू की और अन्य देशों से भ्रमण करता हुआ स्थल मार्ग से 12 सितंबर 1333 को सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन करता है। इन्हें दिल्ली की काजी नियुक्त किया, जो कि 8 वर्ष तक पद पर बने रहे। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें मंगोल शासक के पास दूत के रूप में चीन भेजने का आदेश भी दिया। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ रहला में लिखा कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन और पुरुष गुलामों को शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक है, गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, जिसका जन्म उसकी हिंदू पत्नी बीबी जैला के गर्भ से हुआ। इसका मूल नाम कमालुद्दीन फिरोज था। उसने शशगनी 6 जीतल नामक चांदी की मुद्राएं प्रचलित करवाई और आधा और बिख 1/4 नाम से चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए थे, जिसने धीरे धीरे चांदी के सिक्कों को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तांबे और चांदी की मुद्राएं जारी करवाई थी, जिस पर शासक का नाम, टकसाल का नाम, कलमा का अंकन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा तांबा या जीतल का प्रचलन करवाया गया। बलबन के सिक्कों पर खलीफाओं के नामों का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों और जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर विवाह की इजाजत नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। तो ये सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। इसका मूल नाम अली गुसर्प था। उसने द्वितीय सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग विजेता जैसी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? सिकंदर सानी,
शासकों का सुल्तान, संता का चरवाहा, युग विजेता। ठीक है। धर्म को राजनीति से पृथक रखते हुए यामीन उल खिलाफत, खलीफा का नायाब की उपाधि भी धारण करी। उसने विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, गुप्तचर विभाग का गठन करना, मद निषेध को लागू करना, अमीर मलिकों, दरबारों के अधिकारियों और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर जाने, सामूहिक दावत खानों में पार्टी न करने का आदेश। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों और मनसदे आली के नाम से संबोधित करता था? तो ये करता था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश का संस्थापक था। ये अपने अमीरों यानी कि सरदारों को मसनद-ए आली कहकर पुकारता था। उसका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। वो अफगान सरदारों को अपने समकक्ष मानता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और फिरोज तुगलक क्रमशः मुगलाम वंश और तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहां तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम तक जाने का एक प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कराया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और ये मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली पर निर्मित प्रथम भवन है। अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी शिक्षित और विद्वान शासक था। वो फारसी भाषा का ज्ञाता था और गुलरुख के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वो विद्वानों का सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण प्रदान किया। प्रत्येक रात 70 विद्वान उसकी सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। सिकंदर लोधी के संरक्षण में उसके वजीर मियां बुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्बती सिकंदरी या फरहंग सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, जौना खान किसका प्रथम नाम था? तो जौना खान प्रथम नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां या जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 में गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन के 5 पुत्र थे जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे बड़ा था। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। वो जूना खां के नाम से जाना जाता था। 1320 में जब सुल्तान गयासुद्दीन शासक बना तो जूना खां को उलूग खां की उपाधि दी थी और उसे अपना युवराज और उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमीराने सदा की स्थापना करी, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न श्रेणी में मंगोल अधिकारियों को सदा कहा जाता था। उन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण प्रदान किया था। सदा अथवा 100 मंगोल सेना में 100 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, किंतु भारत में इसका उपयोग 100 गांव की एक इकाई के लिए होने लगा। सदा अमीर में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत एवं भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। इनका कार्य अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कर वसूली के साथ साथ शांति व्यवस्था भी स्थापित करना था। किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन शासकों में सबसे शिक्षित शासक था। उसे अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। वो एक अच्छा कवि और सुलेखक था। उसे फारसी कविता का अच्छा ज्ञान था। अपनी विद्वता के कारण उसने अपने युग का अरस्तु कहा जाता था। एस.आर. शर्मा के शब्दों में वो अपने युग की सामरिक विजयों के पारंगत होने के अतिरिक्त फारसी वाला का प्रखर छात्र, लेखन शैली का आचार्य, वागी विलास के युग का एक प्रखर प्रवक्ता, एक दार्शनिक तर्कशास्त्री, यूनानी विद्या आध्यात्म विज्ञान में निपुण था। नेक्स्ट है, चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। वो इलबारी जनजाति का तुर्क था। दिल्ली का पहला सुल्तान था। राज्य को राजधानी बनाने वाला
प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। वो एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेशों के प्रचलित टंकों पर टकसाल के नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का और तांबे का जीतल प्रचलित किया और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। नेक्स्ट है राजवाही एवं उलूग खानी थी। तो राजवाही एवं उलूग खानी थी फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम। ठीक है, फिरोज तुगलक के द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम था राजवाही और उलूग खानी। तो कृषि के विकास हेतु दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक काल में हुआ। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई 5 प्रमुख नहरें हैं: उलूग खानी नहर, रजवाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक की नहर और घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर, यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। ये इल्बारी जनजाति का तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह सिंहासन पर बैठा। आराम शाह को जुदे युद्ध से पराजित कर इल्तुतमिश ने 1210 में शासक बना। इल्तुतमिश एक दास था और दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र, खिलहत तथा नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान किया है। नेक्स्ट है देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना की थी किसने? भिल्लम ने। यादव राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के उत्कर्ष काल में अधीनस्थ सामंत राजाओं की स्थिति रखते थे, लेकिन जब चालुक्यों की शक्ति क्षीण हुई तो वे स्वतंत्र हो गए और देवगिरी यानी कि दौलताबाद जो कि वर्तमान हैदराबाद क्षेत्र को केंद्र बनाया। 1187 में यादव राजा भिल्लम ने अंतिम चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को परास्त कर कल्याणी पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत की औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला ग्रंथ में है और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो रहला लिखी गई थी अरबी भाषा में। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रहला नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। रहला की रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने अरबी भाषा में की, जो उसकी यात्रा वृतांत है। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया। इसमें सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का वर्णन है। नेक्स्ट है वो सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था कि प्रभुसत्ता पर था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन वो सुल्तान था जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर। अलाउद्दीन भी बलबन के समान राजत्व के सिद्धांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अलाउद्दीन भी राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन के ही शब्दों में, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश के द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर यानी कि खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना। सल्तनत काल में मसाहत भू मापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। वो लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। नेक्स्ट है अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने पौत्र खैकू सरफ जो कि मोहम्मद का पुत्र था, उसको अपना उत्तराधिकारी
नियुक्त किया था, किंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फरुखुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रच के कैकू सरफ को मुल्तान की सूबेदारी देकर उन्हें वहां भेज दिया तथा बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बनाया। राजारोहण के अवसर पर कैकूबाद की आयु मात्र 17-18 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट है निजामुद्दीन जुनैदी। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था इल्तुतमिश का। ठीक है, वजीर निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की, तो वजीर जुनैदी ने कहा कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई, मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान है और ये संभव है कि ये आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी जफर खां की। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था, जो कि 1299 में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। मंगोलों का यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल का सबसे खतरनाक आक्रमण था। मंगोलों का सबसे अधिक बार आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ था? अकद खां का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अकद खां का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के अलावा अलाउद्दीन के काल में 3 और लोगों ने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने अमीरों का आपस में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके अधिक से अधिक धन को सरकारी खजाने में जमा करवाना शुरू किया। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत पाया, तो उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? तो उस समय ग्वालियर का तोमर शासक था मान सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट है तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था। तो तुगलकाबाद शहर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने कराया था। तुगलकाबाद की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली स्थित पहाड़ियों पर करवाया। इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इसी किले के अंदर उत्तरी भाग में सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक का पंचभुजी मकबरा, जो कि कृत्रिम झील के भीतर स्थित है, इसके निर्माण में लाल पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग हुआ। उसने दिल्ली के किले के अंदर नहरे बहिश्त का निर्माण कराया, जिसे स्वर्ग नहर भी कहा जाता है, एवं दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित रजवारी नहर का पुनर्निर्माण नहरे साहब के नाम से कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो रायचूर के युद्ध में इस्लाम आदिल शाह पराजित हुआ था। 1520 में बीजापुर के सुल्तान इस्लाम आदिल खान ने उड़ीसा के गजपतियों से गठबंधन कर रायचूर देयाब को अधिकृत कर लिया। इसको पुनः प्राप्त करने के कृष्णदेव राय के अभियान का नूनिज ने वर्णन किया। उसने 10 लाख सैनिकों के साथ प्रस्थान कर रायचूर दोआब का घेरा डाला। 19 मई 1520 को दोनों पक्षों में निर्णयात्मक युद्ध हुआ। प्रारंभ में मुस्लिम सेना और तोपों के प्रयोग से सघन हिंदू सैन्य पंक्तियों को भारी क्षति पहुंची, लेकिन अंततः कृष्णदेव राय की सैन्य कुशलता की बदौलत मुस्लिम नेताओं को तितर-बितर कर दिया गया। इस्लाम आदिल खान ने स्वयं किसी प्रकार हाथी पर सवार होकर युद्ध मैदान से भागकर अपनी जान बचाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? तो हिंदू पुरुष को जजिया कर का भुगतान करना होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला गैर धार्मिक कर था, जिसके बदले में उसके जीवन और संपत्ति की रक्षा होती थी और वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि इस कर से मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जो पहले इस कर से मुक्त था। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म गोलकुंडा में हुआ था? बिल्कुल नहीं, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म गोलकुंडा में नहीं हुआ था। ठीक है, वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। वो तारीख फिरोज शाही का लेखक था। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में एक शिक्षित परिवार में हुआ। उसके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे और बर्नी भी एक विद्वान सिद्ध हुआ। सुल्तान गियासुद्दीन ने उसे दरबार में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया और वो मोहम्मद तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा, परंतु सुल्तान फिरोज तुगलक उससे अप्रसन्न हो गया
जिसके कारण बर्नी का अंतिम जीवन आर्थिक संकट से व्यतीत हुआ। ज़ियाउद्दीन बर्नी का जन्म सैयद परिवार में बरन में हुआ, जो आधुनिक बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। तो ये पुस्तक है आपकी, ये दोनों तो नहीं है, ये पुस्तक है अदब-उल हर्ब व शुजात। ठीक है, तो फ़ख्र-ए-मुदब्बिर सुल्तान काल में गुलाम वंश के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पुस्तक अदब उल हर्ब व शुजात के राजा, युद्ध और उसकी वीरता का बड़ा ही विशद वर्णन किया। ये फारसी लेखक थे जो दिल्ली सल्तनत में सक्रिय थे। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर के रूप में भी कार्यरत थे और इनका पूरा नाम फ़ख्र उल दीन मोहम्मद इब्न मंसूर मुबारक शाह अल कुरैशी था और इनको उपनाम फ़ख्र-ए-मुदब्बिर से जाना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? तो गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक है हेमरतन। ठीक है, जैन मुनि हेमरतन सूरी जी ने गोरा बादल चौपाई का निर्माण किया, जिस पर साहित्यिक कृति को सुनकर गांव-गांव की प्रजा वीर रस से प्रेरित होकर मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार हो जाती थी। सूरी जी को महाराणा प्रताप अपना गुरु तुल्य मानते थे। महारानी पद्मिनी, वीर गोरा और बादल के चरित्र को राष्ट्रीय चरित्र माना गया और इस चरित्र ने मेवाड़ के जन-जन में प्रखर राष्ट्रीय भावना का निर्माण भी किया था, जो भावना महाराणा के संघर्ष से हर कदम पर अटूट हिस्सा बनी थी। नेक्स्ट है, किसने दीवाने इंशा का नेतृत्व किया? तो दीवाने इंशा का नेतृत्व किया था दबीर खास ने। सल्तनत काल के समय पत्र व्यवहार के कार्य के लिए सुल्तानों ने एक विभाग स्थापित किया, जिसे क्या कहा जाता था? दीवाने इंशा, जिसका संचालन दबीर मुमालिक या दबीर खास के माध्यम से किया जाता था। ये सभी राजकीय अभिलेख, सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों का मसविदा तैयार करता था। दबीर एवं लेखक इसके सहयोगी होते थे और इस विभाग का कार्य अत्यंत गोपनीय होता था। दीवाने इंशा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख शब्द जिज़्या या खिराजो जिज़्या करता है? तो जिज़्या या खिराजो जिज़्या करता है आपका इस्लामी कानून के द्वारा गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में लगाया जाने वाला कर। ठीक है, तो जिज़्या या खराज जिज़्या इस्लामी कानून के द्वारा शासित राज्य के स्थायी गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय प्रभार के रूप में लिया जाता है। ये एक प्रति व्यक्ति वार्षिक कर है और इस्लामी राज्यों में लागू होता है। कुरान में जिज़्या का उल्लेख बिना किसी दर या राशि के किया जाता है। इस्लाम इतिहास के दौरान जिज़्या का प्रयोग अलग अलग रूप से किया जाता था। खराज के साथ साथ एक शब्द जिसे कभी कभी जजिया के साथ एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जजिया की दर भुगतानकर्ता के वार्षिक आय पर निर्भर करता है कि कितनी राशि देय होगी। जजिया से विभिन्न वर्ग छूट प्राप्त करता था, जिसमें विकलांग, औरत, बच्चे, वृद्ध, पागल, भिक्षु, न्यायविद, दास आदि को इससे मुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों में बदल दिया गया था? तो ये थी खिलजी राजवंश। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के चित्तौड़ विजय के बाद बाजार व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन बर्नी के तारीखे फिरोजशाही में मिलता है। उसने कठिन नियम के तहत सभी वस्तुओं के दाम निश्चित किए और जमाखोरी पर रोक लगाई। सभी बाजारों का पंजीकरण कराया, जिससे कोई भी व्यक्ति, किसान, व्यापारी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। राज्य ने अपने गोदाम बनवाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशनिंग प्रणाली जो है वो लागू की थी। ऐसा करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? तो पहला राजवंश था मामलुक वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के नामकरण को लेकर इतिहासकारों में विभिन्न मतभेद है, जो इसे अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। दाश वंश, मामलुक वंश, इल्बरी वंश, प्रारंभिक तुर्क आदि। आरंभ में इसे गुलाम वंश या दाश वंश नाम दिया गया, क्योंकि इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी का दास था और इस वंश में 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे और सत्ता ग्रहण करने से पूर्व ये दासता से मुक्त कर दिए गए थे, जिससे ये सिद्ध होता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश या मामलुक राजवंश था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख होता था, बिल्कुल सही है। मीर बर्ब वन अधीक्षक होता था, मुश्रिफ राजस्व सचिव होता था, लेकिन नाजीर बयूतात जो है वो महालेखा परीक्षक नहीं होता था। तो नाजीर बयूतात कौन होता था? तो नाजीर बयूतात जो होता था वो होता था शाही कारखाने का अधीक्षक। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख था,
बीरबर वन अधीक्षक, मुशर्रिफ राजस्व सचिव, नाजीर बहुता शाही खाने का अधीक्षक और मुस्तौफी महालेखा परीक्षक होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुतूहत उस सलातीन का लेखक कौन था? तो फुतूह उस सलातीन का लेखक था इसामी। फुतूह उस सलातीन ख्वाजा अबू बकर इसामी द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक में गजनबी वंश के समय में से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का काव्यात्मक इतिहास है। ये पुस्तक बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम को समर्पित है और ये फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, सोहराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? तो ये है आपकी शाहनामा में। सोहराब रुस्तम की कथा शाहनामा में वर्णित है। रुस्तम फारस ईरान का एक वीर योद्धा था। शाहनामा महाकाव्य फारसी कवि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बरनी असंगत बताना है। तो जियाउद्दीन बरनी की है तारीख फिरोजशाही, ये सही है। अब्दुल कादिर बदायनी की तबकाते अबगरी नहीं है। ठीक है, खाफी खां की है मुंताब उल लुबाब और मोतमिद खां की है इकबाल नामा। अब बात करते हैं कि तबकाते अकबरी क्या है। तो तबकाते अकबरी जो है वो निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बरनी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या है? तो हमें यहाँ पर इनका अवरोही क्रम बताना है। चलो बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले आएंगे 10 मलिक पर 1 खान। ठीक है, ये एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया था और मैंने इसको रॉन्ग कर दिया था। ठीक है, अब नहीं करना है रॉन्ग मुझे, तो मैं आपको भी बता देती हूँ इसको। तो देखो, बरनी के अनुसार देखो क्या होता था, सैन्य घुड़सवार संगठन का उल्लेख बरनी ने फतवाए जहांगीरी में किया है। ठीक है, सेना मंगोलों के दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित होती थी। तो इस क्रम में क्या होगा, 10 मलिक पे होता था 1 खान। ठीक है, तो जब 10 मलिक होते थे तो 1 खान होता था। ठीक, और जब 10 अमीर होते थे तब 1 मलिक होता था। ठीक, और जब 10 सिपह सलार होते थे तब 1 अमीर होता था। ठीक, और जब 10 सरखेल होते थे तब 1 सिपह सलार होता था। ठीक, आया समझ में? तो सबसे ऊपर कौन होगा बताओ? इस तरह से बनेगा। चार 3 2 1 के हिसाब से बनेगा, है ना, अवरोही क्रम। तो 10 मलिक पर होता था 1 खान, 10 अमीर पर 1 मलिक, 10 सिपह सलार पर 1 अमीर और 10 सरखेल पर 1 सिपह सलार होता था। इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो। इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बरनी का ये कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? तो बरनी का ये कथन संकेत करता है, ये वाला है, सौदी मौली की हत्या पर। किस पे? सीदी मौला की हत्या पर, सॉरी सीदी मौला की। तो बरनी का ये लेख सीदी मौला की हत्या के बाद हुए भयंकर उत्पात के समय का वर्णन है, जब उसकी मौत हाथी से कुचलकर की गई थी। तो बरनी ने अपने काफी दुख भरे शब्दों में लिखा कि इसकी मौत की घटना के बाद एक जबरदस्त आंधी आई, बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। इस लेख की पुष्टि प्रसिद्ध इतिहासकार इसामी ने की थी। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन इतालाक क्या था? तो इतालाक शाही घुड़सवारों का धनादेश पत्र होता था। इतालाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इतालाक एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। इस पत्र को लेकर जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारियों के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था, शेष 50% जो है वो सरकारी खर्च के लिए छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने 40 दल को भंग किया? तो 40 दल को भंग करने वाला था गयासुद्दीन बलबन, और बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया 40 दल को बलबन ने
सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और निरंकुश शक्ति की स्थापना के लिए खत्म किया। उच्च पदों पर यह दल एकाधिकार का दावा करता था और सुल्तान पर नियंत्रण रखना चाहता था। उनका अहंकार, स्वार्थी दृष्टिकोण, पारस्परिक ईर्ष्या और संघर्ष सल्तनत की सुरक्षा के लिए हानिकारक थे। अतः इस दल को नष्ट करने का बलबन ने निश्चय किया। प्रथम, उसने उच्च पदों पर निम्न कोटि के तुर्कों को नियुक्त किया और उन्हें इस दल के अमीरों के समकक्ष बना दिया। द्वितीय, उसने इस दल के अमीरों को साधारण अपराधों के बहाने कठोर दंड दिया। बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को इतना पिटवाया कि वो मर गया और अवध के गवर्नर हैबात खां को कोड़े लगवाए और एक अन्य अमीर को नगर के फाटक पर लटकवा दिया। उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को विष देकर मरवा डाला। नेक्स्ट है, चचनामा किस मूल भाषा में लिखी गई थी? तो चचनामा जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। चचनामा नामक ग्रंथ हमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय एवं उसके शासक आदि के संबंध में ये एक प्रमाणिक स्रोत है। इसमें लिखे गए सभी तथ्यों और विवरणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि सिंध का स्थानीय इतिहास होने के कारण अरबों के आक्रमण के विषय में इससे पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया। चचनामा का फारसी अनुवाद जो है वो अबू बकर कुकी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में किया था। नेक्स्ट है, फुतूह उस सलातीन रचना का संबंध किसके इतिहास से है? तो फुतूह उस सलातीन रचना का संबंध बहमनी साम्राज्य से है। फुतूह उस सलातीन नामक ग्रंथ की रचना ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा की गई थी। ये ग्रंथ मोहम्मद तुगलक और बहमनी राज्य की स्थापना के बारे में महत्वपूर्ण विवरण देता है। इस ग्रंथ में 999 से लेकर 1350 तक का इतिहास प्राप्त होता है। मोहम्मद तुगलक के दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के दौरान उसके 90 वर्षीय दादा की मृत्यु हो गई। अतः उसने अपने इस ग्रंथ में मोहम्मद तुगलक की आलोचना करी। इसमें वो बहमनी सल्तनत के संस्थापक अलाउद्दीन बेहमद शाह के दरबार एवं उसके राज्य की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का विशद वर्णन किया, जो पूरी तरह से उसके राज्य को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कोक शास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो जिया नक्शबी ने किया था। जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया, जिसके अंतर्गत एक तोता एक विरहिणी नायिका की कहानी सुनाता है। इसका पति यात्रा पर गया था और ये पुस्तक तूतीनामा, जिसकी रचना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई, जो बहुत लोकप्रिय हुई और फारसी में इसका तुर्की और उनकी यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। जिया नक्शबी ने भारतीय कामशास्त्र पर लिखी पुस्तक कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा एवं संरक्षक की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना। निम्न में से कौन सा उसका संरक्षक था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज। सभी खिलजी सरदार अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा से परिचित थे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई सिहाबुद्दीन का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम अली गोशब था। जब सुल्तान ग्वालियर में था तो अहमद चप ने उसे अलाउद्दीन को रोकने का परामर्श दिया, जो देवगिरी से विशाल संपत्ति लेकर आ रहा था, लेकिन उसका परामर्श सुल्तान ने नहीं माना और दिल्ली लौट गया। सुल्तान नदी मार्ग से कड़ा गया। वो उलूग खां के परामर्श पर निशस्त्र और बिना अंगरक्षक के अलाउद्दीन से मिलने गया। तट पर अलाउद्दीन की सेना युद्ध की स्थिति में खड़ी थी। जब जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को गले लगाया, तभी अलाउद्दीन के संकेत पर एक सैनिक ने सुल्तान पर तलवार से वार करके उसका सिर काटकर हत्या कर दिया था। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन बर्नी के सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में एक शिक्षित परिवार में हुआ। उसके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में एक उच्च पदाधिकारी थे और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय वो शहजादा अर्गलीखा का नायब बने। बर्नी एक विद्वान था, जिसे सुल्तान गियासुद्दीन ने उसे दरबार में सम्मानित पद दिया तथा वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके करीब रहा। लेकिन फिरोज तुगलक अप्रसन्न हो गया, जिसके कारण बर्नी का जीवन अंतिम समय में आर्थिक संकट में व्यतीत हुआ। बर्नी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के समय 17 वर्षों तक संरक्षण प्राप्त किया। फिरोज तुगलक के डर से उसने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही फिरोज तुगलक को समर्पित कर दी थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलूग खां कहाँ का सूबेदार था? तो उलूग खां बयाना का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलूग
खा बयाना का सूबेदार था और वो उसका सबसे भरोसेमंद योग्य वफादार सूबेदार था। उसको दक्षिण पर हमला करने के लिए तथा फौज की व्यवस्था करने के लिए बयाना का सूबेदार बनाया था, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण खिलजी बहुत चिंतित हुआ। बाब ने जिम्मेदारी अपने खास 1000 दिनारी को सौंपा, जिसने पूरे दक्षिण को रौंद डाला था। नेक्स्ट है तोताए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो ये है इल्तुतमिश। तोताए हिंद के नाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 को पटियाली जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका वास्तविक नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन था। खुसरो सामाजिक जीवन के उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार कुशलता में भी दक्ष थे। खुसरो ने अपना संपूर्ण जीवन राजस्व में बिताया। उन्होंने गुलाम वंश, खिलजी और तुगलक वंश के 8 सुल्तानों का उत्थान पतन अपनी आंखों से देखा। ये बलबन गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। इल्तुतमिश का इनसे कोई संबंध नहीं रहा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के जालौर पर आक्रमण के समय जालौर का चौहान शासक कौन था? वो था उदय सिंह। 1228 से 29 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया। जालौर के चौहान शासक उदय सिंह ने गुजरात के वघेला शासक के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया, लेकिन इल्तुतमिश ने उदय सिंह को अपना आधिपत्य स्वीकार करवाया और वार्षिक कर लेने के लिए बाध्य किया। समर सिंह के उत्तराधिकारी उदय सिंह ने भी 13वीं शताब्दी में दुर्ग में अनेक निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया? तो ये था भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध था? भूताला का युद्ध। ठीक है। तो बापा रावल के बाद 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में अशांति और अव्यवस्था छाई रही, जो जैत्र सिंह के शासनकाल में समाप्त हुई। जैत्र सिंह ने परंपराओं को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। जैत्र सिंह ने मालवा के परमारों को हराया और भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने का विवश कर दिया। जयसिंह कृत हम्मीर मद मर्दन नामक नाटक में इल्तुतमिश के आक्रमण का वर्णन है। जैत्र सिंह के उत्तराधिकारी तेज सिंह, अमर सिंह एवं रतन सिंह है। नेक्स्ट है इनमें से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत कुल 13 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, जाजनगर, उड़ीसा, द्वार समुद्र आदि, कश्मीर एवं बलूचिस्तान दिल्ली में शामिल नहीं थे। उस समय राज्य के अंतर्गत उत्तर में दोआब, पंजाब के मैदान, लाहौर और सिंधु से लेकर गुजरात के समुद्र तट तक, पूर्व में बंगाल का संपूर्ण प्रांत, मध्य भाग में मालवा, महोबा, उज्जैन और धार के राज्य दक्षिण में स्थित है। इससे सिद्ध होता है कि दिल्ली सल्तनत अपने भौगोलिक विस्तार के मामले में चरम पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट है मोहम्मद बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे? तो नालंदा को। ठीक है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य सिपहसालार था। इसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और स्वयं को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। भारतीय उपमहाद्वीप में 1197 से 1206 तक बौद्ध भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करी और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को एक सैनिक छावनी समझकर उसका तहस नहस कर दिया। उसके एक हिस्से जो पुस्तकालय था उसको आग के हवाले कर दिया था। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया है? तो बताओ भैया, सिकंदर द्वितीय किसने अंकित कराया? तो सिकंदर द्वितीय अंकित कराने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर करने के पश्चात राज्य विस्तार और शासन व्यवस्था हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। उसकी विजय और सफलता ने उसको इतना प्रोत्साहित किया कि उसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण करी और इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और उपाधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले है अल्मास बेग। तो अल्मास बेग की जो उपाधि थी वो थी उलूग खां की। ठीक है। मलिक हिजाबुद्दीन को कहते थे जफर खां की उपाधि। मलिक संजर जो था वो था अल्प खां और मलिक जलेसरी जो था वो था नुसरत खां। ठीक है। ये हो गया उपाधि। नेक्स्ट
फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था तथा जिन्होंने सियर उल अरीफीन लिखी को इसका संरक्षण प्राप्त था। तो ये प्राप्त था सिकंदर लोदी को। सल्तनत काल में लोदी वंश के संरक्षण में फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता है की रचना सियर उल अरीफीन है। इनको सिकंदर लोदी का संरक्षण प्राप्त था जो खुद एक फारसी कवि के रूप में जाना जाता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। नेक्स्ट है फक्र मुदब्बिर ने अपनी रचना आदाबुल हर्ब वाशुजात के शासक को समर्पित की है। तो ये इल्तुतमिश को करी थी। फक्र मुदब्बिर ने अपनी रचना आदाब उल हर्ब वाशुजात को इल्तुतमिश के सम्मान में लिखी और ये पुस्तक सल्तनत काल के शासन व्यवस्था सैन्य व्यवस्था के महत्व पर विशेष प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न से जकात को हटा लिया था। तो खाद्यान्न से जकात को हटाने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक खाद्यान्न से जकात नामक कर हटा लिया। इसने अपने शासनकाल के दौरान आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ बनाया जिसमें उपज के अनुसार लगान वसूली की दर को नियत किया। भूमि के माप के लिए गजे सिकंदरी 39 अंगुल का प्रयोग किया। इसने आगरा नामक शहर की स्थापना करी। ये फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने का कार्य करता था। नेक्स्ट है अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खाने जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था। मलिक मकबूल ने। फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को संभालते हुए सबसे पहला कार्य सिंध से लेकर दिल्ली तक के मार्ग में आने वाली मस्जिदों दरगाहों खानकाहों को दिल खोलकर धार्मिक अनुदान दिया और फिरोज शाह मलिक मकबूल को खाने जहां मकबूल की उपाधि देकर अपना वजीर नियुक्त किया। दोनों ने मोहम्मद तुगलक के द्वारा उत्पन्न की गई मुसीबतों को समाप्त करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाही का विरुद्ध धारण किया। तो ये है बलबन। तो बलबन प्रथम शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण करी। जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। बलबन का राजत्व सिद्धांत लौ और रक्त नीति तथा प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय पर आधारित था। नियाबत खुदाई सिद्धांत के अनुसार सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नायाबे खुदाई पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा कि राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची है भाई। तो सूची और यहाँ पर विभाग को मिलाना है हमें। ठीक है, चलो मिला लेते हैं। तो दीवाने रिसालत, ठीक है, दीवाने रिसालत क्या होता था। तो दीवाने रिसालत जो था वो धार्मिक मामलों का विभाग था। ठीक है, दीवाने कोही जो होता था वो कृषि विभाग को कहते थे। दीवाने इंशा आपका होता था पत्राचार विभाग और दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य मामलों का विभाग होता था। ठीक है, नेक्स्ट है पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी। तो पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी धर्म केंद्रित। ठीक है, कैसी थी? धर्म केंद्रित। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। तो भाई निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो हैं, बरनी है, मीर हसन देलवी, लेकिन शेख जमालुद्दीन नहीं है। शेख जमालुद्दीन हासवी बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे और इनका मूल नाम शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर था। इनका जन्म मुल्तान में और मृत्यु पंजाब में हुई। बाबा फरीद 1175 से 1265 की दरगाह पंजाब के अजोदन में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो वो था बलबन। सुल्तान बलबन ने अपनी पुत्री हुसैरा का विवाह चिश्ती संप्रदाय के संत बाबा फरीद से किया। बलबन बाबा फरीद का बहुत सम्मान करता था और इनका वास्तविक नाम शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर था। नेक्स्ट है प्रथम सूची में मंत्री हैं और दूसरी सूची में विभाग है। तो चलो मिलाते हैं। तो दीवाने वजारत जो था वो अभी हमने देखा धार्मिक विषय का था। सॉरी, दीवाने वजारत धार्मिक विषय नहीं, कहाँ मिला दिया मैंने। दीवाने वजारत जो था वो वित्त विभाग एवं प्रधान पर्यवेक्षक का विभाग होता था। दीवाने रिसालत को हम विदेश विभाग या फिर धार्मिक विषय का विभाग भी कह सकते हैं। दीवाने अर्ज जो होता था वो सैन्य विभाग होता था, यानी कि सैनिक भर्ती और संगठन से संबंधित होता था। और दीवाने इंशा जो था वो आपका राजकीय पत्राचार होता था। ठीक है, मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे हैं। किसको? कुतुब मीनार को। तो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी और इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार और सुधार के लिए कृषि से संबंधित एक विभाग दीवाने अमीर कोही, ठीक है, दीवाने अमीर कोही की स्थापना करी और इसके प्रधान को अमीर कोही कहा जाता था। कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किए, इसे सोनधर भी कहा गया और इसे अपने शासन काल में किसानों को अकाल से राहत देने के लिए एक अकाल संहिता तैयार करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे लेखक और ग्रंथ मिलाने हैं, तो चलो लेखक और ग्रंथ भी मिला लेते हैं भैया। तो याहिया बिन अहमद लेखक हैं किसके? तारीखे सलातीन ए अफगाना के। किसके? तारीखे सलातीन ए अफगाना के। ठीक है, नहीं सॉरी मैं गलत मिला रही हूँ यार। याहिया बिन अहमद, अच्छा पहले हम ग्रंथ पढ़ेंगे फिर लेखक को मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे मुझे नहीं याद होता है। चलो, तो तारीख मुबारक शाही जो है वो लिखी है याहिया बिन अहमद ने, ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद तारीख दाऊदी के लेखक हैं अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद है फुतुह उस सलातीन के जो लेखक हैं वो है इसामी। ठीक है, और तारीख सलातीन ए अफगाना के लेखक है अहमद यादगार। ऐसे मैं मिला पाती हूँ। ठीक हो गया मिलान। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में नगरी क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो है मोहम्मद हबीब। कौन है? मोहम्मद हबीब है। ठीक है, चलो मोहम्मद हबीब ने 13वीं-14वीं शताब्दी को भारत में नगरी क्रांति कहा। निम्न तथ्यों के आधार पर इसे नगरी क्रांति की संज्ञा दी है। रहट या अरहट का नवीन प्रयोग जिससे सिंचाई जैसे साधनों में विस्तार हुआ। इसी काल में रेशम कीट पालन और कलम लगाने की प्रथा भी प्रचलित हुई। तुर्कों के द्वारा नई दस्तकारियां भी शुरू की गई जिनमें कागज उत्पादन शामिल था। चरखे के प्रयोग से कपड़ों के उत्पादन में भी सुधार आया। इसके अतिरिक्त नए विजेता वर्ग अपने साथ नई संस्कृति और प्रौद्योगिकी लाए। अतः सत्ता स्वरूप के परिवर्तन के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तनों के आधार पर मोहम्मद हबीब ने इसे नगरी क्रांति कहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो भेजा था कब? इल्तुतमिश के दरबार में। मंगोल शासक चंगेज खान ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में अपना राजदूत भेजा था क्योंकि वो चाहता था कि इल्तुतमिश पर्शिया यानी कि ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता ना करे। वह पर्शिया से भागकर भारत आया था। ठीक है, तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। इसका रीज़न था कि आज डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़े बड़े थे और करे हमने 100 ही क्वेश्चन, लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा लंबा दिया हुआ था। इस वजह से थोड़ा सा क्लास जो है वो लेंदी हो गई है। लेकिन आप 2x स्पीड पे देख लेना। वैसे भी मैं काफ़ी स्पीड पे ही कराती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि काफ़ी लेंदी हो गई है तो आप 2x स्पीड पे देख लीजिए। ठीक है, तो आज हमने दिल्ली सल्तनत के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब कल हम 101 से शुरू करेंगे और 200 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसमें 488 मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस हैं, तो 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। आज ही पहली क्लास थी, अब कल हम दूसरी क्लास में 101 से 200 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लास कितनी लंबी चलेगी ना वो डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्शन जिसमें ज़्यादा होता है और फिर डिस्क्रिप्शन में छोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मई में एग्ज़ाम है GIC का, TGT PGT का, तो अभी समय है तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं छोड़ते हैं और डिस्क्रिप्शन से हमें 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं, इसलिए हमें डिस्क्रिप्शन करना चाहिए। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल। काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद एनू के साथ कनेक्टेड रहिएगा। स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज की क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगती है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और क्लास ये आपकी शाम को 6 बजे आती है, याद रखिए। ठीक है, बाय।